CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS को लिखने के 3 मेथड होते हैं हमारे पास। तो देखो CSS जब भी हम लिखते हैं उसके 3 वेज होते हैं। तो CSS को लिखने के हमारे पास 3 तरीके हैं। हेलो, हेलो, हाँ आ रही है। मैं कह रहा था कि कनेक्ट कर लेता, क्लास ले रहा हूँ मैं CSS की। HTML तो करा दिया था मैंने कल। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी क्या? हाँ तो रिकॉर्डिंग मैंने भेज रखी है, उसमें देख लीजिए जब टाइम लगे तब। अभी क्लास लेना है तो कनेक्ट कर ले, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है। वीकेंड में ज़्यादा नहीं चलेगा, मतलब 3-4 क्लासेज ही चलेंगी ना। एक तो आज की क्लास है, फिर 2-3 क्लास हो, दो क्लास 2-3 क्लास और लगा ले बस। हाँ ठीक है, ज़्यादा क्लासेज नहीं है तो अभी तो रिकॉर्डिंग देख ली आज की, अगर टाइम नहीं है तो। ठीक है, हाँ ठीक है। ओ, ग्रुप में डालूंगा कभी। ग्रुप में नहीं तो सेपरेट भेजी होगी, मैंने भेजी होगी सबके पास, देख लेना। हाँ मतलब उसमें नहीं, PHP वाले में नहीं है, अलग से भेज रखी है। ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टी आएगी इधर की तरफ, और इधर राइट हैंड साइड में क्या आएगी उसकी? वैल्यू। प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कोलन आता है, ये ध्यान रखना। प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में 2 बिंदी लगती है और लास्ट में सेमी कोलन लगता है। तो 2 बिंदी को कोलन बोलते हैं। फिर इसमें जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी 2, 3, 4, 5 जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगी प्रॉपर्टी सारी की सारी, और बाहर रहेगा सेलेक्टर। तो ये तो CSS को लिखने का मेथड वे है, तो तरीका है CSS वेज ऑफ राइटिंग, 3 वेज ऑफ एडिंग CSS। तो CSS को लिखने के 3 तरीके हैं। एक कौन सा है? एक होता है इनलाइन CSS, इन लाइन CSS। एक होती है हमारे पास इंटरनल CSS, इंटरनल CSS, और एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल CSS। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। एक इनलाइन CSS है, एक इंटरनल CSS है, और एक क्या है? एक एक्सटर्नल CSS है। तो CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS के वर्जन की अगर हम बात करें इसमें, तो CSS1, CSS1 के बाद CSS2 आया, अभी जो चल रहा है वो CSS3 है। तो हम CSS3 सीख रहे हैं। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल अभी जो मैं CSS लगा रहा हूँ वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब CSS की फाइल बिल्कुल अलग बनेगी, फाइल बिल्कुल अलग बनानी पड़ेगी, और CSS को जब भी सेव करेंगे पीछे .css लगाएंगे फाइल के नेम के पीछे। अब देखो, अब सेलेक्टर क्या होता है? तो सेलेक्टर का मतलब क्या है? सेलेक्टर के मैं एग्जांपल बताऊं तो सेलेक्टर क्या हो सकता है? सेलेक्टर हमारा HTML का टैग एक सेलेक्टर हो सकता है, क्लास एक सेलेक्टर हो सकती है, ID एक सेलेक्टर हो सकता है, या फिर यूनिवर्सल सेलेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम जो यूज करेंगे वो टैग सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर टैग सेलेक्टर, ये एक्सटर्नल CSS है। देखो अगर 2 स्क्रीन खुली हुई है तो साइड बाय साइड ओपन करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं राइट स्प्लिट। ये इधर खुल गया कोड, ये HTML का कोड है और ये हमारा CSS का कोड है। तो HTML में तो हमने कुछ लिखा नहीं है खास, बस यहाँ पे बताया है। तो HTML में देखो सेलेक्टर क्या हो सकता है? देखो यहाँ पे HTML एक टैग है, हेड एक टैग है, टाइटल एक टैग है, बॉडी एक टैग है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बॉडी, तो बॉडी क्या है? HTML का टैग, तो इसको हम क्या कहेंगे? टैग सेलेक्टर। तो CSS जिस भी चलानी है यहाँ पे सबसे पहले उसका नाम बॉडी, तो बॉडी क्या है? एक टैग, तो टैग सेलेक्टर, और इसके अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जिसे बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड डाल दिया इसका। बैकग्राउंड कलर, देखो अगर 2 वर्ड हैं, कितने? 2 वर्ड, तो ऐसे नहीं लिखना बैकग्राउंड कलर। दो बैकग्राउंड एक वर्ड है, कलर एक वर्ड है। तो
बीच में आइफन आता है, वैसे तो सिस्टम दिखा देगा अपने आप कलर। तो एक से ज़्यादा नेम को मिलाकर अगर कोई नाम बन रहा है, बैकग्राउंड कलर, तो बीच में स्पेस नहीं आता, माइनस का सिंबल आता है, इसको आइफन कहते हैं। तो कोई भी कलर डाल दो, ब्लू या ग्रीन, ठीक, ग्रे या ग्रीन जो भी। तो देखो इसको लेफ्ट वाले पार्ट को प्रॉपर्टी कहेंगे, राइट वाले पार्ट को वैल्यू कहेंगे, और ये जो बॉडी लगा हुआ है इसको सिलेक्टर कहेंगे, HTML का टैग सिलेक्टर, और ये करली ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिखते हैं। और कभी भी CSS को चलाओगे तो लाइव सर्वर चलाने का ऑप्शन नहीं आएगा, HTML को चलाओगे तभी लाइव सर्वर चलाने का ऑप्शन आएगा। देखो कलर अभी नहीं आया इसके अंदर, अब देखो कलर आएगा कैसे। हमने एक HTML की फाइल बनाई है, एक CSS की फाइल। HTML CSS में ये लिखा है, HTML में ये लिखा है। अब HTML को पता ही नहीं है कि CSS रखी कहाँ पर है, तो हमें क्या करना पड़ता है, HTML और CSS को आपस में लिंक करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक टैग यूज होता है, लिंक टैग, लिंक CSS। तो लिंक टैग ही हमें यहाँ पे बता रहा है कि लिंक करो स्टाइल सीट को, क्योंकि CSS की फुल फॉर्म क्या थी, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। तो इसने कहा कि लिंक कर दो एक स्टाइल सीट वाली फाइल। कौन सी फाइल, style.css, जबकि हमारी फाइल का नेम क्या है, 1.css। तो href जो लिखा हुआ हाइपर रेफरेंस, उसके अंदर इसका नेम चेंज कर देंगे। अब अगर हम इस फाइल को चलाते हैं तो देखो बैकग्राउंड कलर आ चुका है। इसका मतलब CSS और HTML की दोनों फाइलें आपस में प्रॉपरली क्या हो गई हैं, कनेक्ट हो चुकी हैं। कनेक्ट कर देना या एम्बेड कर देना, एम्बेडिंग भी कहते हैं उसको, कनेक्ट कर देना, लिंक कर देना, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो गई हमारी यहाँ पर। यहाँ पे हमने क्या किया, एक टैग लिया इधर, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया हेलो, हेलो कैस्केडिंग स्टाइल से लिख दिया, ये इधर ही लिखा ये। जब आउटपुट चेक करेंगे तो इधर देखो प्रॉपर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ। तो अब हम चाहते हैं कि इस H1 का कुछ, H1 किसने लिखा, HTML ने। अब इसका डिजाइन करोगे तो CSS लगेगी, तो इधर हम सिलेक्टर लिखेंगे H1 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं फॉन्ट साइज, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, जैसे फॉन्ट साइज है 45 पिक्सल। देखो साइज इसमें पिक्सल में भी लगा सकते हो, सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है, परसेंट भी लगा सकते हो, ये साइज है। फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी का नेम है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज मैंने इसमें डाल दिया इसका 45 पिक्सल। तो देखो फॉन्ट साइज बढ़ गया इसका। अब मैं कह दूं कि ये सेंटर में आएगा, तो सेंटर में करने के लिए देखो हमारे पास है टेक्स्ट अलाइन, एक प्रॉपर्टी है CSS की, सेंटर। तो देखो ये सेंटर में आ गया। अगर मैं इसमें कहता हूँ टेक्स्ट अलाइन राइट, तो ये राइट में चला गया। अगर मैं इसी में कहता हूँ टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो कोड कमेंट करना हो तो सिलेक्ट करके कंट्रोल// से कमेंट आ जाएगा, ये आ गया हमारा हेलो कास्केडिंग स्टाइल सीट आ रहा है। तो लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, हमें सेंटर में करना है, तो मैं क्या करता हूँ इस पर सेंटर लगा देता हूँ, तो ये सेंटर में आ जाएगी। अब इसका लिखने का स्टाइल अगर चेंज करना है तो उसके लिए देखो हमारे पास फॉन्ट फैमिली का मतलब कैसा डिज़ाइन लेना है, तो मैंने इसका कर्सिव कर दिया। तो देखो ये डिज़ाइन चेंज हो गया इसका, राइटिंग देखो लिखा तो HTML नहीं है, ये हेलो कैस्केडिंग स्टाइल सीट HTML के द्वारा ही लिखी गई है, बट उसको डिज़ाइन करना, उसको स्टाइल करना, ये सारा काम CSS का है। तो हम कहते हैं इसका पीछे का कलर भी डाल दो, तो मैंने बैकग्राउंड कलर गोल्ड कर दिया इसमें, ठीक है, गोल्ड कलर इसमें डाल दिया, तो कलर भी आ गया इसके अंदर। अब अगर हम इसमें स्पेस भी डालते हैं, ऊपर से स्पेस छोड़ना, देखो टॉप से हमने कोई स्पेस नहीं डाला फिर भी स्पेस आ रहा है। तो ऐसे केस में हम चाहते हैं कि अगर किसी भी टैग में कोई एक्स्ट्रा स्पेस आता है तो हटा दो उसको, तो हम एक सेलेक्टर यूज करते हैं स्टार एक यूनिवर्सल सेलेक्टर है, ठीक है। तो मैंने इसमें स्टार एक यूनिवर्सल सेलेक्टर है, तो इसमें डाल दिया पैडिंग मार्जिन 0 कर दिया, 0 पिक्सल कर दिया। तो देखो 0 हो गया, बिल्कुल टॉप में आ गया है। और इसके अंदर गैप देना हो तो यहाँ पर हम पैडिंग डाल देंगे, पैडिंग में डाल दिया है 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये पैडिंग
अरे इसमें पैडिंग नहीं डालना था, पैडिंग हमने किस पे डालना है, हेडिंग पे। तो हेडिंग का H1 यहाँ पे डालो। देखो पैडिंग क्या करता है, स्पेस देता है, मैं दिखा देता हूँ, स्पेस देगा पैडिंग। पैडिंग में मैंने डाला 20, तो देखो 20 पिक्सल साथ में, तो इधर देखो पैडिंग आ गया, तो ऊपर से भी स्पेस आ गया, नीचे से भी स्पेस आ गया। तो अगर तुम चाहते हो कि पैडिंग सिर्फ टॉप से आए, तो यहाँ पे लिख सकते हो पैडिंग टॉप 50 पिक्सल, और मैं ऊपर वाले कोड को रोक देता हूँ इसको कमेंट। देखो सिर्फ टॉप से पैडिंग आई है। अगर मैं यहाँ लिखता कि पैडिंग आनी चाहिए बॉटम से, तो बॉटम से आएगी पैडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा पैडिंग बॉटम, पैडिंग आएगी बॉटम से। टॉप लिखेंगे तो टॉप से आएगी, बॉटम लिखेंगे तो बॉटम से आएगी। कुछ भी नहीं लिखेंगे, खाली पैडिंग लिखेंगे तो चारों तरफ से आएगी। ठीक है, चारों तरफ से पैडिंग आएगी। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चार तरह से पैडिंग इसमें लगाई जा सकती है। और अगर हम पैडिंग बोल देते हैं, जैसे मैं पैडिंग डाल देते हैं, सेंटर वाला कोड को अगर थोड़ी देर के लिए रोक दें, अब मैं कहता हूँ इसमें पैडिंग आनी चाहिए, तो मैंने कहा कि पैडिंग ठीक है, टॉप से 20 पिक्सल है, 30 पिक्सल है, 40 पिक्सल है, 50 पिक्सल है, ये पैडिंग है। ये कैसे देखो, 20 पिक्सल, 40 पिक्सल, 30 पिक्सल, 50 पिक्सल, ये कैसे चलता है। अगर पैडिंग हमेशा अंदर की तरफ स्पेस देता है, तो देखो पैडिंग बॉक्स के अंदर स्पेस आ रहा है, बॉक्स के बाहर स्पेस देना है तो मार्जिन लगेगा। तो ये जो है हमारी क्लॉकवाइज चलती है। कैसे चलती है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है जैसे घड़ी चलती है हमारी। तो ये पहली टॉप से आएगी, ठीक है, फिर राइट से आएगी, मतलब पहले जैसे 12 बजते हैं टॉप से, फिर 3 बजते हैं राइट से, फिर 6 बॉटम से, और फिर लेफ्ट से। और अगर हम इसमें मार्जिन लगाते हैं, मार्जिन 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, 50 पिक्सल, ठीक है। तो देखो लेफ्ट से टॉप से राइट मार्जिन आता है बाहर की तरफ हमेशा, आउटसाइड। तो आउटसाइड इसको खिसका रहा है, इसके बाहर, बॉक्स के बाहर आ रहा है मार्जिन। मार्जिन बाहर आता है, पैडिंग अंदर आती है। ये चीज़ लगा दी हमने। बैकग्राउंड में अगर कुछ लगाना है तो यहाँ पे बॉडी लगा के भी लगा सकते हो, उसमें बॉडी सेलेक्टर बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, पीछे अगर इमेज लगानी है तो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लगती है। और इसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ URL, URL मतलब उस इमेज का एड्रेस। तो ./ मतलब फोल्डर के अंदर हमारे पास एक इमेज है, तो मैंने एक इमेज पास कर दी, तो देखो बैकग्राउंड में इमेज आ गई। तो बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो इसका यूज़ करेंगे। और इमेज का साइज़ एडजस्ट करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बैकग्राउंड साइज़, जिसे मैं कर देता हूँ कवर। तो देखो कवर में ये प्रॉपर पूरे पेज पे आ गई कवर। बैकग्राउंड साइज हमने इसमें लगा दिया। बैकग्राउंड रिपीट कर सकते हो या बैकग्राउंड का साइज छोटा भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, और ऊपर वाले कोड को स्टॉप कर दो। देखो इमेज छोटी है बट रिपीट होती आ रही है, बार बार रिपीट हो गई है, इमेज रिपीट होती जा रही है इसके अंदर। अगर हम इस इमेज के रिपीटेशन को रोकते हैं या स्टॉप करते हैं, बैकग्राउंड इमेज रिपीटेशन को अगर हम स्टॉप करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड साइज, मैंने इसमें लिख दिया है बैकग्राउंड रिपीट। प्रॉपर्टी का नेम बैकग्राउंड रिपीट, हम कहते हैं नो रिपीट, ये रिपीट हो रहा बंद कर देगी। यहाँ पे देखो रिपीट नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बैकग्राउंड रिपीट और रिपीट एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पे रिपीट हो जाएगी। और रिपीट वाई एक्सिस करेंगे तो वाई एक्सिस पे रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी ये वाई एक्सिस पे रिपीट हो जाएगी और नो रिपीट से रिपीट नहीं होगी। तो ये तो रिपीट वाले थे कि रिपीट करनी है या नहीं करनी है। तो हम वापस कर लेते हैं कवर पे, ये हमारी कवर। तो बैकग्राउंड की चीज़ें थी, बैकग्राउंड में क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं।
अब कलर्स की मैं और बता देता हूँ, कलर्स वगैरह कैसे कैसे चेंज कर सकते हो। तो देखो यहीं पे मैं बैकग्राउंड कलर की जगह पे और कौन कौन से तरीके हैं कलर लगाने के। कलर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड कलर। देखो कलर करने के हमारे पास जो वेज हैं वो ये हैं। एक तो इसमें नाम से कलर कर सकते हो, बाय नेम, रेड ग्रीन ब्लू। दूसरा हम इसमें जो कलर कर सकते हैं वो आरजीबी कलर कर सकते हैं। ठीक है, आरजीबी फंक्शन से कलर कर सकते हैं या फिर आरजीबी ए से कर सकते हैं। आर का मतलब रेड, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, और ए का मतलब अल्फा। तो आरजीबी ए या फिर इसमें एच एस एल, ठीक है, एच एस एल ए, ये कलर किया जा सकता है। या फिर हम इसमें यूज़ करते हैं हेक्सा कलर, हेक्साडेसिमल में जो कलर्स होते हैं। तो हेक्सा कलर देख लो पहले। हेक्साडेसिमल में जो भी कलर्स होते हैं, हेक्साडेसिमल में जो कलर्स होते हैं उन वो हमेशा इस सिंबल से स्टार्ट होंगे, हैश से। और 0 से लेकर 9 तक तो काउंटिंग होती है, 0 1 2 3। तो हम 10 को यहाँ पर लिखते हैं ए। वो छोटा ए भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है। 10 को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। 11 को रिप्रेजेंट किया जाता है बी से, तो ये स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल और स्मॉल दोनों यूज होते हैं। 12 को हम लिखते हैं सी, ठीक है। तो 13 को हम लिखते हैं डी, 14 को लिखते हैं ई, और 15 को हम यहाँ पे लिखते हैं एफ। तो ए से लेकर एफ, मतलब 0 से लेकर एफ तक नंबर हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग। 10 को ए लिखा जाता है। और हमेशा जब भी इसमें कोई कलर होगा वो किससे स्टार्ट होता है, इस सिंबल से, हैश से। तो जो सिम ऐसे स्टार्ट होता है तो या तो 3 डिजिट का, मोस्टली 6 का ही मिलता है, 6 डिजिट्स लिखते हैं, ज़्यादातर 6 का ही देखने को मिलेगा। वैसे 3 लिखते हैं तब भी आ जाता है, 6 डिजिट्स में हम इसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 2 फुल 3 4। तो देखो एक कलर बन गया, यहाँ पे ग्रीन कलर बन गया। तो यहाँ पर कुछ भी लगाया जा सकता है, तो कोई ना कोई कलर कोड यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कलर है, तो यहाँ पर कोई भी कलर देखने को मिल सकता है। तो ये कलर आ गया। तो देख सकते हो बैकग्राउंड कलर H1 का कैसा आ रहा है, ये कलर आ गया इसका, देखो। तो जो हेक्सा में जो कलर्स होते हैं वो हमें कुछ हैश के सिंबल से स्टार्ट होते हैं, कुछ ऐसे देखने को तुम्हें मिलेंगे हेक्साडेसिमल वाले जो कलर्स होते हैं। अब इसमें कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। कलर्स वगैरह मैंने इसमें करके दिखाए हैं, कलर्स कौन कौन से अप्लाई होंगे। क्या कट गया, कोड ही कट गया। CSS
तो हम ऐसे कलर कर सकते हैं। दूसरा कलर करने का तरीका मैंने जैसे बताया कि हम RGB कलर भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड लिखा, RGB इसके अंदर डाल दिया, RGB रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पर देखो इसकी जो वैल्यू होगी रेड ग्रीन ब्लू की, रेड ग्रीन ब्लू इसमें जो वैल्यू जाती है वो मैक्सिमम 255 जाती है इसमें। 0 से लेकर 255 कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, चाहे वो R की हो, चाहे G की हो, चाहे B की हो। तो रेड की वैल्यू मैंने जैसे 150 डाली, इसमें अभी 124 डाल दी है। यहाँ पे मैंने मैक्सिमम 255 जा सकती है। देखिए कलर बन गया, ऐसा ही कलर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो कलर हमें इसमें देखने को मिलेगा, जो भी कलर हमने वहाँ पर पास किया। तो देखो एक कलर आ गया हमारे पास। तो जैसा कलर बनाओगे वैसा ही कलर हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जस्ट इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SSLA के अंदर E का मतलब अल्फा है, अल्फा के लिए यूज होगा यहाँ पर। ये है H, बैकग्राउंड कलर RGBA। तो 1 2 3, या देखो मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ 0,0,0। तो इससे क्या होगा, ब्लैक कलर आ जाता है, 0 से ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। देखो ब्लैक आ गया। अब इस ब्लैक को थोड़ा सा लाइट करना है तो यहीं पर कॉमा लगा के पॉइंट में डाल सकते हो। अल्फ़ा की वैल्यू 0 से 1 होती है, मतलब 0.1 0.2 0.5 मैंने यहाँ पे लिया। तो देखो ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आ चुकी है, ट्रांसपेरेंट मिलेगा जितना भी इसको करोगे। तो ये ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट हो जाती है यहाँ पर। तो RGB से भी कलर किए जा सकते हैं। उसके बाद इसमें जो कलर्स होते हैं वो HSL कलर्स, बैकग्राउंड कलर HSL, ये भी अल्फा वाला ही सिस्टम है। HSL HLA बता देता हूँ मैं, इसमें डाल दिया 2। इसकी जो फर्स्ट देखो, H का मतलब है ह्यू, ह्यू मतलब कलर। इसकी वैल्यू 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकती है, 360 डिग्री तक। और जो दूसरा परसेंटेज में आएगा, S का मतलब सेचुरेशन, L का मतलब लाइटनेस। कितना करना है, मैंने 50%, दोनों ही परसेंटेज में आते हैं। यहाँ पे 60% कर दिया है, और 0.2 कर दिएंगे तो ये थोड़ा सा लाइट आ चुका है। देखो लाइट ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। 0.6 करोगे तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। तो ये इतने सारे तरीके हैं जिनसे हम कलर कर सकते हैं। हाँ, मल्टीपल कलर भी कर सकते हो, एक से ज़्यादा कलर करना है तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, और जब बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे तो इधर लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट। अब इसमें कितने भी कलर डाल दो, इसमें जो रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, तो देखो इतने सारे कलर बनकर यहाँ पर आएंगे। देखो कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ गया। कलर्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा इधर, कलर कॉम्बिनेशन जो है। तो ये कलर्स बनकर आ गए इधर। तो ये हमने कलर लगाए, तो इसमें डायरेक्शन वगैरह भी सेट कर सकते हो। देखो इसमें जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पे डायरेक्शन भी डाल सकते हो कि डायरेक्शन होनी चाहिए टू राइट, टू राइट। तो डायरेक्शन क्या होगी, राइट हो जाएगी। देखो राइट में चला गया, रेड ग्रीन है। तो ये सारी चीज़ें CSS पढ़नी कहाँ से, W3 स्कूल पे जाके CSS देखनी है। वहीं से मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो बेसिक चीज़ें हैं। ये है देखो CSS का सिंटेक्स, HTML हाइपरटेक्स्ट कास्केडिंग स्टाइल सेट। सिंटेक्स में देखें तो सिंटेक्स जैसे मैंने अभी बताया था, इसमें सेलेक्टर होगा, प्रॉपर्टी होगी, वैल्यू होगी, ठीक है।
और सेलेक्टर जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वही टेल एलिमेंट सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर जो है पी, फिर क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। ठीक है, कलर्स जो मैंने अभी करने बताए, कलर्स कैसे भी कर सकते हो, जो आरजीबी कलर्स वगैरह जो मैं बता रहा हूँ। बैकग्राउंड में कलर करना है तो बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, बॉर्डर मैंने, मार्जिन मैंने भी बताया, मार्जिन और पैडिंग दो चीज़ें बताई, तो दोनों की दोनों यहाँ पे है, मार्जिन और पैडिंग। तो मार्जिन और पैडिंग बॉर्डर भी लगा के दिखा देंगे अभी। ठीक है, फॉन्ट मैंने जो भी लगाया है, आउटलाइन भी लगा के दिखा देता हूँ मैं। तो ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, अब एक नई फाइल बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो मैंने क्या किया, एक फाइल ली, इसका नाम रख देते हैं border.html। ठीक है, अब मैं इंटरनल और इनलाइन स्टाइल शीट भी बता देता हूँ। एक्सटर्नल स्टाइल शीट मतलब सेपरेट CSS लिखनी पड़ेगी, और इनलाइन स्टाइल शीट का मतलब है उसी के अंदर हम चीज़ों को लगा देंगे। जैसे यहाँ है, यहाँ पर हमने लिया एक पी से पैराग्राफ बनेगा, तो हमने एक पैराग्राफ ले लिया, चलो लॉरेम लगा के पैराग्राफ लिख दिया। अब इसके ऊपर CSS लिखनी है, तो एक तो CSS अगर हम इसी लाइन के अंदर लिख दें CSS स्टाइल टैग, और मैं इसमें क्या देता हूँ, कलर इसका कैसा होना चाहिए, रेड। देखो वही प्रॉपर्टी वैल्यू कलर रेड। तो ये है हमारी इन लाइन CSS, मतलब ये HTML के टैग के अंदर लगती है, ओपनिंग टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट्स है, इन लाइन CSS। तो कलर देखो रेड आ गया पैराग्राफ का। ठीक है, ये इनलाइन CSS है। और इंटरनल CSS कहाँ लगती है, हेड में लगती है, यहाँ पर लगती है इंटरनल CSS। ये इंटरनल CSS है। तो इसी पैराग्राफ के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज, और बाकी जैसा हमने एक्स्ट्रा CSS में लिखा था एज इट इज जैसा ही रहेगा। तो सेलेक्टर कौन सा है, P टैग सेलेक्टर। तो टैग सेलेक्टर मैंने यहाँ पे बताया कि एक टैग सेलेक्टर है, तो इस पर हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर मैजेंटा करना है, तो या फिर रेड है, ब्लू पे तो दिखेगा नहीं, येलो कर दिया। चलो आप देखो कलर आ गया कैसा, येलो। तो देख सकते हो येलो कलर आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ और लिखता हूँ, पैडिंग डालेंगे तो इसमें पैडिंग आ जाएगी 20px, देखो पैडिंग आ रही है उधर। और फॉन्ट स्टाइल चेंज करोगे तो फॉन्ट फैमिली, जैसे बहुत सारे फॉन्ट हैं, ये फॉन्ट भी चेंज हो जाए। कारसी तो नहीं था, कर्सिव है तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसका साइज बढ़ाना होगा तो फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे साइज बढ़ता हुआ दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया 20px। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करोगे तो ये सेंटर में हो जाएगा, और अगर हम इस पर जस्टिफाई करेंगे तो दोनों तरफ से बराबर हो जाएगी, दोनों साइड से। बॉर्डर भी लगा के दिखाता हूँ मैं इस पर बॉर्डर। तो बॉर्डर हमने इसका लगाया 5 पिक्सल, देखो बॉर्डर लिखा 5 पिक्सल। तो कौन सा बॉर्डर चाहिए, डबल का चाहिए, तो मैंने डबल वाली लाइन का बना दिया। कौन से कलर में चाहिए, ब्लैक में चाहिए, नहीं लिखोगे तो भी ब्लैक आएगा। तो देखो बॉर्डर आ गया। तो पिक्सल अगर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ 10, तो देखो बॉर्डर दिख रहा है इसका। अगर बॉर्डर आ गया है हमारे पास, पैडिंग भी आ गई है, तो आउटलाइन कहाँ पर आती है, देखो बॉर्डर के बाहर बनती है आउटलाइन, आउटलाइन बनती है बॉर्डर के बाहर। यहाँ पर मैं लिखूँ आउटलाइन 10 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड लिख देता हूँ, लाइन वाला बॉर्डर चाहिए, ऐड कर दिया ताकि दिखे अलग से। देखो ये है आउटलाइन। आउटलाइन देखो पहले बॉर्डर अंदर होता है, आउटलाइन उस बॉर्डर के बाहर बनती है। तो ये तो उसका साइज है, उसकी मोटाई कितनी होगी, लाइन कैसे चाहिए, कलर कौन सा होगा। यहाँ पे मैं डॉटेड भी लिख सकता हूँ, तो डॉट वाली आ जाएगी, तो डॉट वाली आ जाएगी। ठीक है, रेज भी लिख सकते हो, तो ये थोड़ा स्टाइल आ जाएगा। अलग अलग स्टाइल्स हैं कैसे कैसे इसको दिखाया जा सकता है। बॉर्डर
ठीक है। बॉर्डर हमें टॉप का अलग करना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बॉर्डर टॉप। तो टॉप का कहा कि बॉर्डर टॉप का आए 10 पिक्सल का, ठीक है। टॉप का बॉर्डर आए 10 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। 10 पिक्सल आएगा सॉलिड ग्रे। देखो टॉप का बॉर्डर देखो मैंने चेंज कर दिया अंदर का। तो जैसा भी बनाओगे वो उसके अकॉर्डिंग ही देता है कि डिज़ाइन चाहिए कैसा है। मैजेंटा कर देंगे तो मैजेंटा कलर आ जाएगा। तो ये बॉर्डर है। तो यहीं पर देखो जहाँ पर हम कर रहे थे तो इसी में तुम्हें बॉर्डर की सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। आउटलाइन बॉर्डर के बाहर बनती है। तो देखो ये बॉर्डर है। तो बॉर्डर कैसे कैसे कलर में कर सकते हो तो देखो डॉट वाला कर सकते हो, डैश वाला, रेड्स, ग्रूव, ये सारे बॉर्डर के स्टाइल्स हैं इनसेट आउटसेट। और अगर बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम नन कर देते हैं, गायब करना है तो हिडन कर देते हैं। ये बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ हैं। सेम प्रॉपर्टीज़ आउटलाइन पे भी हैं, ठीक है। ये देखो आउटलाइन बाहर आ रही है तो इस पे भी सेम वही कलर्स लगेंगे जितने लगते हैं, सेम वही हैं। देखो डॉटेड, डैश, डबल, ग्रूव, रेज, इनसेट आउटसेट। पर जो आउटलाइन होती है बॉर्डर के बाहर बनती है, बॉर्डर अंदर होता है। ये डिफरेंसेस थे इसमें। हाइट और विड्थ, हाइट विड्थ के लिए हम किसी पे भी लगा सकते हैं। हाइट विड्थ कितनी चाहिए तो मैं एक डिव बनाकर, डिव के कॉन्सेप्ट थोड़े से, डिव डॉट एचटीएमएल और इसी में लिख दिया है डिव डॉट सीएसएस। सेव किया फाइल को। एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो इसको हटा दिया है और इसमें लिंक सीएसएस। अब सीएसएस को लिंक करना है तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी div डॉट सीएसएस एक्सटर्नल लिंक। और इधर हम एक div बनाते हैं। div क्या होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। div हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट। तो इसको div, अब इसकी विड्थ हाइट कितना बड़ा बनाना है div, ठीक है। 100 पिक्सल का है, ठीक है। हाइट कितनी है, 200 पिक्सल है, ठीक है। 200 बाई 200 का बना लो चाहे। चलाना HTML की फाइल कोई है नहीं तो कुछ भी नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है। तो अब हम इसको जब तक इसको बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे तब तक ये नहीं दिखेगा। तो देखो अब रेड के दो, एक 200 बाई 200 का एक बॉक्स बन गया क्योंकि इसकी विड्थ इतनी रखी है, हाइट इतनी रखी है, कलर ये रखा है। ठीक है। तो अब देखो कि मान लो कि हमने इसमें 3 बार लिख दिया इसको, 3 या 4 बार, 3 बार तो देखो 3 बॉक्सेस बन गए। अब स्पेस देने के लिए क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे मार्जिन देना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कितने बॉक्सेस बने हैं। तो देखो गैप आया तो प्रॉपर पता लग रहा है कितने डिव बने हैं। अब मान लो कि इस वाले डिव को अलग डिजाइन देना है तो यहाँ पर हम आईडी बनाते हैं, आईडी या क्लास बनाते हैं ज़्यादातर तो हम। तो यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं अपने, और ये क्लास हम खुद बनाएंगे। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, बस ये ध्यान रखना जो भी क्लास का नाम रखोगे वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी लिख लो। मैंने इसका नाम रख दिया box1 या बॉक्स, कुछ भी रख लो। तो अब मुझे यहाँ पर तो देखो हम बॉक्स लिख नहीं सकते ऐसे, बॉक्स क्योंकि ये क्लास है तो क्लास का नेम तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, डायरेक्ट तो HTML के टैग को लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस पर डॉट लगाएंगे इधर डॉट, और इधर मैं क्या करता हूँ बैकग्राउंड
कलर इसका थोड़ा चेंज कर देते हैं, मैजेंटा कर दिया, तो देखो इसका दूसरे वाले का कलर चेंज हो गया। ऐसे ही हम आईडी लगा के भी कलर कर सकते हैं। आईडी जैसे मैंने डाल दिया है टेस्ट, ठीक है। तो आईडी को जब भी हम एक्सेस करते हैं तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि टेस्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा कर दो, तो नहीं आएगा। ऐसे कैसे आएगा? जो आईडी होती है, आईडी को हमेशा लिख किससे स्टार्ट किया जाता है? हैश के सिंबल से आईडी को स्टार्ट करते हैं, हैश, ठीक है। तो देखो इसका भी एक्वा आ गया। बस ये ध्यान रखना है कि क्लास जो बनेगी उसके साथ डॉट लगेगा सीएसएस में, आईडी जो बनेगी उसके साथ हैश। और एक क्लास को जितनी बार चाहे उतनी बार लगा सकते हो। तो देखो 3 बार लगाया तो 3 बार 3 बॉक्सेस यहाँ पर आ गए। कितनी बार भी रिपीट किया जा सकता है। तो आईडी के लिए हैश का यूज करते हैं, क्लास के लिए डॉट। क्लास को डुप्लीकेट किया जा सकता है रिपीट, बट आईडी रिपीट नहीं होगी, आईडी सेम रहेगी। और तो ये हमारे सेलेक्टर थे, ये क्लास सेलेक्टर, ये आईडी सेलेक्टर, ये एचटीएमएल का टैग सेलेक्टर। ठीक है, तो ये एचटीएमएल के टैग सेलेक्टर्स हैं। क्लियर है ये? हाँ, तो बस इतना ही करना है। अब ये इतना बताने के बाद बूटस्ट्रैप का भी कुछ आइडिया लगा होगा क्या समझा रहा था मैं। तो बूटस्ट्रैप में यही चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं। जो क्लास हम लिख रहे हैं ये ऑटोमेटिक बनी रहती है, जो हमने वहाँ पे लगाई थी। यहाँ हम बना रहे हैं, वहाँ बनी बनाई होती है। चलो।